अब की बार किसकी सरकार, ये एक बड़ा सवाल है मिशन 2019 के लिहाज से। और न्यूज नेशन इस मुहिम में राज्यवार आपको बता रहा है किस तरीके के मुद्दे हैं और किस तरीके की राजनीतिक तस्वीर हो सकती है। और इस खास पेशकश में सबसे पहले बात हो रही है जम्मू कश्मीर की। और आइए जम्मू कश्मीर में किस तरीके से हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर कौन सी पार्टी अपनी बढ़त बढ़ा सकती है और कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, जरा एक बार फिर इस पर नजर डाल लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमने जो ओपिनियन पोल किया है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के, अगर आप 2014 के विधानसभा के प्रोजेक्शंस को लोकसभा में करके देखें तो उसके आधार पर तकरीबन 3% वोट शेयर ज्यादा गेन कर रही है। 26% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। पीडीपी के वोट शेयर में काफी गिरावट आ रही है, पीडीसी 23 से 13% पर आकर टिकती दिखाई दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 21% वोट शेयर था 2014 के विधानसभा में, जो कि 18% होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का वोट शेयर 18% था 2014 के विधानसभा में, जो कि बढ़कर 23% हो रहा है और अन्य का वोट शेयर भी बढ़ रहा है। अगर इसी आधार पर सीट के प्रोजेक्शन को देखें तो विधानसभा के आधार पर, विधानसभा जो कि लोकसभा के चुनाव के बाद हुआ जम्मू कश्मीर में, विधानसभा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें गई, पीडीपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई थी। अगर विधानसभा के सीट प्रोजेक्शन को आगे लेकर चलें, उसी आधार पर अगर हम अपने ओपिनियन पोल को देखें तो बीजेपी को 2, पीडीपी के खाते में 1 सीट, यानी कि 1 यहां पर तकरीबन 2 सीट का नुकसान, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीट की बढ़त यहां पर मिलती दिख रही है और कांग्रेस 1 सीट यहां पर बना सकती है। कुल मिलाकर यह स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि किस तरीके से यहां पर एक अलग तस्वीर उभर रही है। और अब बताते हैं आपको कि जम्मू कश्मीर के लोग प्रधानमंत्री के तौर पर किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, यह सवाल पूछा हमारे सहयोगियों ने कि जम्मू कश्मीर के लोग किसको प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं, और जो पहला परिणाम आया वो नरेंद्र मोदी के तौर पर आया। 37% लोगों की पसंद प्रधानमंत्री के तौर पर 2019 में नरेंद्र मोदी। लेकिन दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, और फासला बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 6% का अंतर है। पसंद के तौर पर 31% लोगों ने राहुल गांधी को पसंद किया। फारूक अब्दुल्ला को सिर्फ 9% लोग चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, चूंकि राज्य के वरिष्ठ नेता हैं। उमर अब्दुल्ला की लोकप्रियता प्रधानमंत्री के तौर पर सिर्फ 5% पर सिमटी हुई नजर आती है, और महबूबा मुफ्ती सिर्फ 4% पर। तो यहां पर जो कांटे की लड़ाई दिखती है वो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में नजर आती है, जहां पर पसंद का अंतर सिर्फ 6% के आसपास है। बिल्कुल, आइए इस पर चर्चा एक बार फिर शुरू करते हैं। शहनवाज हुसैन साहब, मीम अफजल साहब, ताहिर सईद जी, सुशील पंडित जी, विनोद अग्निहोत्री जी और नावेद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, नावेद, मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांड आज जम्मू कश्मीर में किस तरीके से दिख रही है? अगर 2014 के मुकाबले देखें तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांड एक्सेप्टेबिलिटी लगभग 60% थी जम्मू कश्मीर में, जो आज हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर 37% है। क्या लोग निराश होते दिख रहे हैं? लोग आज भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर वही एक चेहरा है और उन्हीं को देखते हैं, ज्यादातर लोग उन्हीं के पसंद भी करते हैं। लेकिन असेंबली इलेक्शन में जो गठबंधन हुआ उसका थोड़ा सा अब लोगों के जहन पे असर पड़ा है। जो वादे करके सरकार बनाई गई थी वो वादे नहीं हो पाए। सबसे बड़ा तो यही जम्मू के लोगों का जो मसला था वो ये था कि जम्मू से कोई सीएम निकल के आएगा, और बीजेपी ने इसका वादा किया था असेंबली इलेक्शन में, लेकिन वो नहीं दे पाई। 2-2 साल का कोई भी उन्होंने गठबंधन किया लेकिन वो चल नहीं पाया। लेकिन हाँ, मोदी अभी भी पहली पसंद है वहां पर अधिकतर लोगों की। कुछ नेशनल इश्यूज हैं, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो बीजेपी को लेकर घाटी में भी जो परसेप्शन है वो अटल जी की सरकार जो थी तभी से माना जाता है कि जो कांग्रेस ने नहीं किया वो बीजेपी की अटल जी की सरकार ने किया था। तो बीजेपी को वहां से एक थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ वहां से भी दिखता है। आपको भी लगता है क्या कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में कश्मीर रहा? जम्मू कश्मीर शुरुआत से, चाहे वो दिवाली कश्मीर में मनाने की बात हो, 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज के ऐलान की बात हो, पत्थरबाजों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की बात हो, वार्ताकार नियुक्त करने की बात हो, एक के बाद इस तरीके के कई कदम, कई ऐलान। सुशील जी। देखिए, कुछ चीजें स्वागत योग्य थी, चाहे वो सांकेतिक ही क्यों ना हो। अपने सैनिकों के साथ सियाचिन की ठंड में दिवाली जाकर के मनाना उनके मनोबल को बढ़ाने की एक बहुत बढ़िया पहल थी, और इस तरह की बहुत सी पहलें प्रधानमंत्री जी ने की, और इसके लिए वो जाने माने जाते हैं। वो एक कम्युनिकेटर के तौर पर और एक केमिस्ट्री स्टैब्लिश करने के तौर पर उनकी जो सलाहियत है वो जानी मानी है। लेकिन नीतियों के आधार पर जो उन्हें जनादेश मिला था कश्मीर में नीतियां पलटने का, उस जनादेश का क्या हुआ? कश्मीर में सतह पर, जमीन पर क्या अंतर आया? अंतर यह आया
कि जहां आर्मी के कदम ताल करने से लोग दुबक जाते थे, खिड़कियां बंद हो जाती थी, शांति आ जाती थी, उस आर्मी के एनकाउंटर करने पर लोग आकर के पत्थर मारते हैं। यह बात सिर्फ पिछले 3-4 साल में पैदा हुई है कश्मीर के अंदर। पिछले 3-4 साल में ही यह देखा गया कि जिन आतंकियों को गुमनाम कब्रों में बंद कर दिया जाता था, उनके धूमधाम से जनाजे निकाले गए, हजारों की भीड़ इकट्ठी हुई और उसके अंदर लोग नए आतंकी पैदा करने लगे। यह पहली बार मंजर कश्मीर में देखा गया, पहली बार कश्मीर में यह मंजर देखा गया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीति को दोष देते हैं? बिल्कुल, वहां के फौजियों पर FIR हुई जो कभी नहीं हुई थी। आपको शाहनवाज हुसैन जी, एक कर्नल के पिता को सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपने मेजर सर्विंग बेटे की FIR रद्द कराने तक की मजबूरी देखनी पड़ी इस देश को। तो कश्मीर में सतह पर जो काम हुआ पहली बार। सुशील जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आज मोदी जी की सरकार की वजह से जम्मू कश्मीर के हालात इतने खराब हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे पहली पसंद है जम्मू कश्मीर की, लेकिन आधा रह गया है उनका लोकप्रियता का। शाहनवाज हुसैन जी जवाब दीजिए। देखिए, नजर की बात है। सुशील जी को हर चीज में आजकल कमी दिख रही है, तो जब वो कमी के नजरिए से गिलास आधा भरा है कि आधा खाली है, तो सुशील जी हर चीज में हमारे ओपिनियन पोल में हमारी सरकार में कमियां निकाल रहे हैं तो वो निकालेंगे। लेकिन आपका ओपिनियन पोल है और इसी पर डिबेट कर लें। कहीं पर भी बीजेपी चाहे लोकप्रियता प्रधानमंत्री की हो या बीजेपी की हो, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नहीं, सबसे आगे लोकप्रियता में प्रधानमंत्री की पसंद नरेंद्र मोदी आगे, वोट शेयर नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी आगे, सीटों में बीजेपी आगे। आप जो पंचायत के चुनाव हुए बीजेपी जीती है। जम्मू कश्मीर स्टेट में जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बसता है जम्मू कश्मीर। जितनी ताकत से वहां फलाह बहबूद के जो प्रोग्राम चला सकते हैं चला रहे हैं। आतंकवादियों के लिए सख्ती है और वहां आवाम के लिए भलाई के लिए जो काम करना है वो हम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी, ये मुस्कुराहट क्या कह रही है साहब? क्या आप शाहनवाज जी की बात पर यकीन ही नहीं कर रहे क्या? अपने सर्वे की, अगर आपके सर्वे में नहीं, अगर आपके सर्वे में जी सबसे ज्यादा पॉपुलर नरेंद्र मोदी कश्मीर में मेरी तरह लोग मुस्कुरा रहे हैं और पार्टी को दावा करने का क्या मतलब है? चलिए मीम साहब कांग्रेस की मुस्कुराहट, आप मेरे मुस्कुराने पे कमेंट कर रहे हैं। चुनाव के बाद मेरा कमेंट सिर्फ इतना है कि जिस तरह मैं मुस्कुरा रहा हूं जी, शाहनवाज साहब के कमेंट्स के बाद पूरा जम्मू कश्मीर भी मुस्कुरा रहा होगा मेरी तरह। और क्यों मुस्कुरा रहा होगा ये आपने खुद ही बता दिया कि शायद हमको लगा कि ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देख के खुश हो रहे होंगे कश्मीरी। मैं भी प्रवक्ता हूँ, उनको लगता है कि लीडर के बारे में करने वाला एक आदमी है, तो जाहिर है मैं सब कुछ उसी तरह से बोलूंगा जिस तरह से वो बोल रहे हैं जी। तो इसलिए कोई ये तो बोलने का मौका है आपके पास ना। राहुल गांधी की लोकप्रियता जम्मू कश्मीर में 31% है मीम साहब। किया गया है कि अलावा मोदी जी के और किसी का नाम मत लो जी। मैं ये कह रहा हूं कि मुस्कुराने की वजह आपके पास भी है। राहुल गांधी की लोकप्रियता जम्मू कश्मीर में काफी बढ़ी है। 31% लोग चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने जम्मू कश्मीर में, जो कि पहले जब हमने सर्वे किया था 2014 में तो उस वक्त महज 7% था। उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत जबरदस्त बढ़त की है, बहुत रिकवरी है राहुल गांधी की। अब देखिए रिकवरी तो पूरे देश में हो रही है, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अभी 3 स्टेट्स हम जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी पॉपुलर है, 5 स्टेट्स में हार करके अभी बैठी हुई है। उसके बावजूद भी शाहनवाज जैसे लोगों का अभी हौसला बुलंद है और कम से कम टीवी चैनल्स पर आकर मुकाबला तो कर ही रहे हैं। ये अच्छी बात। बाकी जो इनके बड़े बोलने वाले आजकल बगले ज्यादा झांकते हैं, बोलते कम है या फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है कि हौसला तो आपका भी बुलंद था। 2014 के बाद जब लगातार हार हो रही थी तब भी आप भी शाहनवाज साहब की तरह पूरे हौसले से आप अपनी पार्टी को डिफेंड करते थे। मैं कह रहा हूं कि तो काम ही है। अफजल साहब ये कह रहे हैं जी, नहीं विनोद जी, अफजल साहब ये कह रहे हैं हम तो कंटिन्यूअस फाइटर हैं ना कि घाटे में थे। कम से कम हमारा मसला ये कि हम जब सरकार में होते हैं हम तब भी फाइट करते रहते हैं। तो ये तो मान लीजिए रिकवरी किस बात से कर रहे हैं। लेकिन ताहिर सैयद जी,
एक सवाल जो यहाँ पर कश्मीर को लेकर सुशील पंडित जी ने उठाया, उसका जवाब मैं आपसे समझना चाहूंगा। आपको लगता है कि अगर मुश्किलें आपकी भी बढ़ रही है, पीडीपी की भी बढ़ रही है, और अगर नुकसान बीजेपी को भी हो रहा है ताहिर सैयद, तो क्या उसके पीछे बीजेपी पीडीपी की? मैं बस एक जी कहिए मीम अफजल साहब, कहिए अपनी बात, कहिए ताहिर साहब से पहले। जी कहिए ताहिर साहब से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल, प्लीज बोलिए। कि सुशील पंडित जी की बहुत सारी बातों से मुझे इख्तलाफ होता है जी, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, चाहे शाहनवाज साहब बैठे हो, चाहे मीम अफजल बैठे हो, चाहे ताहिर सैयद बैठे होते, हम लोग अपनी पार्टी के ताल्लुक से बायस्ड हैं और हम जो है अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। लेकिन सुशील पंडित जी के बारे में मैं एक बात कह सकता हूं। आज इन्होंने जो लद्दाख वाली बात कही जी, उसके बाद जम्मू की जो बात कही, कुछ अंदरूनी बातें भी बताई उन्होंने कि भाई पिछली बार इनको वोट उस वक्त तो हालत बहुत साल पहले हुआ था इलेक्शन, लेकिन ये कि जो पिछला चुनाव हुआ उसके मुकाबले उन्हें 50% वोट मिला। मैं समझता हूं कि सुशील पंडित जी वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीतियों को सपोर्ट भी करते थे, लेकिन बुनियाद मैं समझता हूं उनका हमेशा कश्मीर उनका इश्क रहा है, और उस इश्क के अंदर उन्होंने बहुत बातें ऐसी की हैं कि कभी हमने उसे पसंद नहीं किया, कभी शाहनवाज साहब ने पसंद नहीं किया। ये तो जमहूरियत की खूबसूरती, इसलिए मैं उनकी बात को बहुत रिलायबल समझता हूं। जी, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन ताहिर सैयद, रमजान के दौरान सीजफायर का ऐलान करना, पत्थरबाजों के मुकदमे वापस लेना, आतंकियों और अलगाववादियों के घर जाना, और फिर उमर अब्दुल्ला का कहना कि ये छवि बचाने की कोशिश है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके के कदमों से पीडीपी को राजनीतिक फायदा होगा या नुकसान होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले जो ब्रेक से पहले मीम अफजल साहब ने बात कही जी, कम्युनलिज्म की बात की मीम अफजल साहब ने, मुझे बड़ा एहतराम है इनका, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, मैं तो सियासत में पिछले 4-5 साल से हूं, मुझे बड़ा एहतराम है इनका। मैं अफजल साहब को बताना चाहूँगा कि हमने जब सरकार बनाई थी 2015 में, वो कम्युनलिज्म को रोकने की ही एक कोशिश थी। जिस वक्त 2014 में इलेक्शन हुए तो हमने लोगों से कहा था कि आप हमें एक डिसाइसिव मैंडेट दे दीजिए, लेकिन लोगों का एक डिवाइसिव मैंडेट आ गया, एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस को आप कम्युनलिज्म रोकने का अलायंस बोले हैं, ये कैसे संभव है? मतलब टेलीविजन पर भी आप लोग इतनी सफेद तरीके से झूठ बोल सकते हैं? आप मुझे बात को कंप्लीट करने करिए, प्लीज करिए। कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये बात जरा गले के नीचे उतरती नहीं है। पोलराइज करने की कोशिश की गई, किसने की? जिस तरह इलेक्शन में पोलराइज करने की कोशिश की गई, जब हमने इतिहाद बनाया उसके पीछे कई वजूहात थी। एक वजह यह थी कि हमने सोचा था कि दिल्ली में बीजेपी को, भाजपा को एक मैंडेट मिला है जम्मू कश्मीर के हवाले से, उनकी वही नीति होगी जो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। और दूसरी बात यह थी कि हम रियासत सरकार में नहीं, मोदी सरकार के साथ हाथ मिला रहे थे, काम करना था। दो तरीके रोकने के, एक तरीका रोकने का यह होता है कि जो लोग रोके, दूसरा तरीका हमें रोकने का था। हमने बीजेपी हमारे साथ आई। मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के हवाले से जरा ये समझाइए हमें की सालमियत के हवाले से कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अलग थी, वहां गठबंधन की बात हो रही थी। यहां गठबंधन तो आपने सिर्फ राज्य स्तर पर किया, वो भी सत्ता हासिल करने के लिए, मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए। आपकी पार्टी ने वो सब कुछ किया जो संभव हो सकता है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपने कम्युनलिज्म रोकने के लिए ये काम किया था? ये तो मत कहिए। आपने सत्ता हटाने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी की चाह, सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी की चाह, देखिए, मैंने आपको कहा कि रियासत के दरवाजे पर ले हो सकते थे। रियासत, आप मैंडेट देख लीजिए, मैंडेट आप नहीं बनने देते सरकार को, मैंडेट देख लीजिए, आप नहीं बनने देते सरकार को, कम से कम ये तो ना कहिए। रखते हुए हमने एज ए ब्रिज काम किया। पीडीपी ने अपनी साख्त को दांव पे लगाया। विनोद जी आप कुछ कह रहे थे, बचाने के लिए, रियासत की तकसीम को बचाने के लिए, वाकई अपनी साख के लिए काम किया, या जो सवाल मैं पूछ रहा था ताहिर सैयद से, आतंकियों के घर जाना, पत्थरबाजों के मुकदमे वापस लेना, रमजान में सीजफायर का ऐलान करवाना, इस तरीके के कदम उठाकर एक और बड़ा सवाल खड़ा किया कश्मीर। देखिए, पीडीपी की स्थिति वो हो गई जो प्रताप सिंह करो वाला किस्सा है कि खरगोश आगे से जा रहा था और वो कुचल गया, तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा क्यों मारा गया, तो उसने कहा साहब गाड़ी से टकरा गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो नहीं, ये तय नहीं कर पाया कि आगे जाऊं कि पीछे जाऊं। तो पीडीपी के साथ वही समस्या हो गई। उनको जब सियासत में आप हैं, और उसमें मुफ्ती साहब जिंदा थे, मुफ्ती साहब जैसे परिपक्व नेता, उनको अगर अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की भाजपा के बीच में फर्क नहीं पता लगा, तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। सुशील पंडित जी बैठे हुए हमारे पुराने मित्र हैं जेएनयू के, और ये भाजपा के बहुत, जैसा कि कह रहे थे, करीब भी रहे, लेकिन उन्होंने कश्मीर इनकी प्राथमिकता रही है, इशूज पर समझौता नहीं किया।
ये अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस था। फारूक अब्दुल्ला उनकी सरकार मुख्यमंत्री थे और उमर अब्दुल्ला मंत्री थे। उस वक्त कश्मीर को लेकर के जो वाजपेयी जी ने जो काम शुरू किए थे, आज हम सब उस बात को मानते हैं कि किस तरह से वहां बैक चैनल खोला गया, किस तरह से बातचीत भी शुरू की गई, सख्ती भी की गई और कश्मीर के लोगों का दिल जीता। वो एक अलग दौर था, वो एक अलग दौर था। तो वो या तो वो दृष्टि होती। अब भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है उसके साथ समस्या यही, कश्मीर को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। लेकिन एक क्या करना चाह रहे हैं? बड़ी बात अग्निहोत्री जी बीजेपी हमेशा कहती रही है और वो ये कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो हमने जम्मू कश्मीर की जनता के सामने एक सवाल रखा, वो सवाल अभी मैं आपके सामने रख देते हैं। हमने सवाल ये पूछा कि क्या मोदी सरकार ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है? क्या मोदी सरकार ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है? इस पर जो जनता का जवाब हमारे सामने आया, 48% हमारे रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि हां मुंहतोड़ जवाब दिया है। 40% लोगों ने कहा कि नहीं, मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया है। और 12% ने कहा कि भाई हम इसमें बढ़ना ही नहीं चाहते, हम बोलेंगे नहीं इसमें। यानी कि अगर आप बहुताय देख ले तो 52% लोग मानते हैं कि मोदी सरकार ने मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया है। अब शहनवाज जी आप ही बताइए, जिस पाकिस्तान को पानी पी पी कर हर बीजेपी का नेता कोसता है, जम्मू कश्मीर की जनता मानती है आपने मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया है। नहीं, मैं आपके सर्वे को मानूं तो उसमें सबसे पहले आया है कि हाँ 48% न्यूज नेशन को लोगों ने कहा है कि मुंहतोड़ जवाब दिया है जी, और 40% ने कहा कि नहीं दिया है। उसको हमारे आंकड़े से आप जोड़ कैसे सकते हैं भाई? आप देखिए वो लोग ये हैं जो कि कुछ कहना ही नहीं चाहते। चलिए 40% तो ऐसे हैं, लेकिन बहुमत है। अच्छा लोकतंत्र में हम ना, बहुमत कह रहा है मुंहतोड़ जवाब दिया। नरेंद्र मोदी जी ने जो जवाब पाकिस्तान को दिया है पूरे दुनिया में अलग थलग कर दिया है। आज पाकिस्तान को डर लगता है भारत से। पहले वो उसके सवालों का जवाब नहीं दिया जाता था, कबूतर उड़ाए जाते थे। हमने कबूतर नहीं उड़ाया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। साहब आप कबूतर नहीं उड़ाते रहे। आतंकियों को भाई ऐसा तो पाकिस्तान ने कश्मीर की सीमा में भेजा था, उसको हमने मार गिराया है। एक साल में सबसे ज्यादा आतंकी कब मारे गए? इस बार मारे गए, क्योंकि लेकिन 1962 बार सीज फायर वायलेशन नहीं हुआ। सरकारी आंकड़े 2018 के सरकारी आंकड़े हैं, 1962 बार सीज फायर वायलेशन हुआ। मीम साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मीम साहब मुस्कुराते बहुत अच्छी तरह, ये अच्छी बात है। शहनवाज भाई भी मुस्कुराते हैं। फड़फड़ा के देखिए, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ, जानता जब मार पड़ती है कुछ बातों के अंदर के वायलेशन करता है, जवाब मिलता है। ये कहती है जी, डिप्लोमेसी का तकाजा ये है कि कुछ बातों का जवाब न दिया जाए जी, क्योंकि कभी कभी जवाब ना देना भी जवाब देने से ज्यादा बेहतर होता है। मैं समझता हूं कि वो जो दावा कर रहे हैं वो कर सकते हैं अपने तौर पर जी, लेकिन आंकड़े अपने आप में गवाह हैं। इन्होंने कहा कि कितने अभी लोग बताए कि 1962 ने कल ही तकरीर की पार्लियामेंट के अंदर जी, उन्होंने कहा एक वक्त में 1700 जी नहीं, उन्होंने एक बात और कही जी कि इससे पहले 1700 आतंकवादी भी मारे गए हैं जी, उससे पहले शायद 1000 के करीब भी एक बार आतंकवादी मारे गए हैं। तो सवाल ये नहीं कि कितने लोग मार दिए या कितने लोग जो हैं वो सिविलियंस मार दिए गए जी, ये तो कश्मीर के अंदर एक रोज की प्रैक्टिस हो गई। बेचारों को, कश्मीर के लोगों को इसको भुगतना पड़ रहा है। जिनके लोग मरते हैं उनसे जाकर पूछिएगा उनका क्या हाल होता है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं जी, कि आज किसी से पूछ लीजिए कि पिछले 4 साल पहले कश्मीर की जो सूरत हाल थी आज उससे ज्यादा बदतर है कि या बेहतर हुई है। सुशील पंडित जी बैठे हैं यहाँ पर, मेरा ख्याल है वो खुद सही जवाब दे देंगे और शायद कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी बता देंगे। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि इनकी सरकार अभी यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र हुआ जी, अटल बिहारी वाजपेयी वो थे जिन्होंने अपनी पॉलिसीज को लेकर के पूरे देश के अंदर एक इंप्रेशन छोड़ा जी, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। और कश्मीर के अंदर वाकई उन्होंने एतमाद की एक फिजा जो है वो कायम करने की कोशिश की थी और बड़ी हद तक वो उसमें कामयाब भी हो रहे थे। मैं क्षमा चाहता हूं, अलग बात है कि पाकिस्तान ने दगा किया जी और उनकी कोशिशें भी नाकाम हुई, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, जो कुछ उन्होंने कमाया था जी, मोदी जी ने उसको गंवाने का काम किया है।
मैं क्षमा चाहता हूं, हमें इस बहस को यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है वक्त की कमी की वजह से, लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों के सामने हम जम्मू कश्मीर के ओपिनियन पोल को आपके सामने रखना चाहते हैं। अगर आप सीटों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अगर आज चुनाव हो जाए तो उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं 26% वोट शेयर के आधार पर, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है 23% वोट शेयर के आधार पर, पीडीपी के खाते में 1 सीट आ सकती है 13% वोट शेयर के आधार पर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें मिल सकती हैं 18% वोट शेयर के आधार पर। हम आपको यह बताना चाहते हैं, हर शुक्रवार को हम अलग अलग राज्यों से देश के मूड को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हर शुक्रवार को शाम 6 बजे देश के अलग अलग कोने से मूड न्यूज नेशन पर हमारे संवाददाताओं का किया गया ओपिनियन पोल बताएंगे आपको अब की बार किसकी सरकार। हर राज्य से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाएंगे ओपिनियन पोल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में।